ये फैमिली लॉ का केस है। सूरजमणि स्टीला कुजूर वर्सा दुर्गाचरण हंसदा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 2001 में। इसमें अपेलेंट कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, ये समझ लेते हैं। अपेलेंट है यहाँ पे सूरजमणि स्टीला कुजूर, जो कि एक महिला है। ये ओराउन ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और दुर्गाचरण हंसदा जो हैं वो मेल है। ये बिलोंग करते हैं हमारी संथल ट्राइब से। अब सवाल क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हिंदू कौन है फॉर द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इस लॉ के अनुसार, ये पार्लियामेंट मेड सेंट्रल लॉ के अनुसार हिंदू कौन है, ठीक है, वो समझते हैं। सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कहता है कि एक्ट किस पे एप्लीकेबल है। क्लॉज ए बी सी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 एक्ट को एप्लीकेबल करता है हु इज़ ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वैशिवा, अ लिंगायत और अ फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना समाज और आर्य समाज एंड टू अ पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। यानी कि इस एक्ट के लिए उन्होंने हिंदू किसे माना है, या तो वो जो हिंदू है, ठीक है, या उसकी किसी हिंदू की कोई भी अलग फॉर्म हो, जैसे कि वैष्णवाइट है, लिंगायत है। हिंदू धर्म में क्या है, कई बारी पंथ तो नहीं कहूँगा मैं, कई बार ऐसा हुआ कि किसी भगवान को ज़्यादा महत्व देके उस तरफ लोग बढ़ गए। जैसे शक्ति मूवमेंट में तो माता शक्ति को ज़्यादा बड़ा माना गया है, ठीक है। लिंगायत में भगवान शिव को ज़्यादा माना गया, जो कि कर्नाटका रीजन में फॉलो होता है। तो बेसिकली बट दे आर हिंदू ओनली, ठीक है, दिस ए डिफरेंट फॉर्म में हिंदू से। ऐसे ही ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज थे जिन्होंने जैसे हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी हिंदू धर्म के अंदर रिफॉर्म करने की कोशिश की, सती सिस्टम हटाने की कोशिश की, कास्ट सिस्टम पे अटैक किया, बट बेसिकली दे रिमेन हिंदू ओनली। ये नहीं है कि वो एक अलग धर्म बन गया। तो बेसिकली दीज ऑल आर हिंदू, जो किसी भी तरीके से हिंदू धर्म में पैदा हुए या हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या किसी और हिंदू धर्म की डेवलपमेंट फॉर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई भी बौद्ध धर्म का है, जैन है या सिख बाय रिलीजन है, वो भी हिंदू है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कॉमन सेंस कही कि यार बुद्ध कहाँ से हिंदू होते हैं, जैन कहाँ से हिंदू होते हैं या सिख कहाँ से हिंदू होते हैं, बट द पर्पज ऑफ एक्ट उन्हें भी हिंदू माना गया है। This act is also applicable to any other person domiciled in the territories of India who is not a Muslim, Christian, पारसी और जू बाय रिलीजन। मतलब इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो भारत की टेरिटरी में डोमिसाइल करता है, भारत की टेरिटरी में लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान है, निकोबार भी आ जाएगा, लद्दाख भी आ जाएगा, अरुणाचल भी आ जाएगा, ठीक है, भारत की टेरिटरी में रिसाइड करता है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, मुस्लिम नहीं है या जू नहीं है बाय रिलीजन, तो उसे इस एक्ट के लिए हिंदू माना जाएगा। अब आते हैं टर्म हिंदू हैज़ नॉट बीन डिफाइंड ईदर अंडर द एक्ट और द इंडियन सक्सेशन एक्ट और एनी अदर इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो हिंदू सम की वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन कर दी गई किस किस को हिंदू इस एक्ट के लिए माना गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट चीज़ में। अपील जो है जो महिला ने की है वो कहती है कि हम दोनों ट्राइबल हैं। अपेलेंट है वो ओराओं ट्राइब से है और जिसके खिलाफ केस है जो आदमी है वो संथल ट्राइब है। अब कोर्ट क्या कहता है कि ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ लेते हैं तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द प्रेजिडेंट मे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज़ अ स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयर ऑफ by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of a groups within tribes or tribal communities is shall for the purposes of this constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to that state or union territory as the case may be। मतलब ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है जो इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाइंड है। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि किसी राज्य के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए किसी भी ट्राइब को वो शेड्यूल ट्राइब मान सकता है। और किस तरीके से होगा, एक पब्लिक नोटिफिकेशन से।
अब आर्टिकल 342 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाइड इन अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid, a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने सबसेक्शन 1 आर्टिकल 342 में इशू की गई है, उसके अंदर कोई और शेड्यूल ट्राइब डाल भी सकता है और एक्सक्लूड भी कर सकता है, बट पार्लियामेंट ऐसा करेगी बाय वे ऑफ मेकिंग अ लॉ ओनली। अब यहाँ पे संदर्भ क्या है, यहाँ पे अगर हम संदर्भ समझें तो संदर्भ ये है कि कोर्ट कह रहा है कि इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि ओराओं और संथल ट्राइब आर्टिकल 342 की जो नोटिफिकेशन जो प्रेसिडेंट निकाला है दोनों ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब मान रहा है, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1976, 1987 या 1990 में अमेंडमेंट कर करके पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है निकाला गया है, यानी कि दोनों शेड्यूल ट्राइब तो हैं। तो अब आप ये बताइए क्या इनके ऊपर ये हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट का सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा? ठीक है, इसके लिए हम ज़रा एग्जैक्ट डेफिनेशन बेयर एक्ट से समझ लेते हैं, जहाँ पे हम मानते हैं, देखते हैं यहाँ का सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the member of scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless central government by notification in the official gazette otherwise direct। ठीक है, तो 366 आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लॉज 25 है वो क्या कहता है उसे भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 366 क्या करता है, डेफिनेशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स यूज़ किए हैं उनकी डेफिनेशन देता है, और क्लॉज 25 के अंदर शेड्यूल ट्राइब को वो डिफाइन करता है। और शेड्यूल ट्राइब की बहुत सिंपल डेफिनेशन ये दी है कि आर्टिकल 342 में प्रेसिडेंट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन जिसे जिसे शेड्यूल ट्राइब कहेगा वो शेड्यूल ट्राइब है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऐसा करते वक्त जब स्टेट के लिए तो गवर्नर से भी अपना सलाह मशवरा करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किस पे अप्लाई नहीं होता, शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता। उनके इसमें क्या अप्लाई होता है, उनका खुद का कस्टम और यूसेज जो होता है, जो शेड्यूल ट्राइब का जो भी कस्टम और यूसेज है वो अप्लाई होता है। अब चलिए प्रेजेंट केस पे आ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है कि दोनों शेड्यूल ट्राइब हैं। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब हैं। अब अपेलेंट कह रही है कि हिंदू मैरिज एक्ट का इन्होंने जो है में बाईगैमी अलाउ नहीं है, और जो मेरा पति है उसने दूसरी शादी की है तो उन्हें सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत बाईगैमी की सज़ा होनी चाहिए। अब कोर्ट कहती है कि आपने शेड्यूल ट्राइब होने की वजह से आप दो शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टम या यूसेज है संथल ट्राइब के अंदर जो कि बाईगैमी को अलाउ नहीं करता है, अगर आप वो चीज़ हमें शो कर देते हो तो हम इसे बाईगैमी मानेंगे, क्योंकि हिंदू लॉ तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा शेड्यूल ट्राइब के ऊपर। नाउ एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज देखते हैं कहाँ डिफाइन हुआ। कस्टम एंड यूसेज हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 3A क्या कहता है, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family। ठीक है, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy, and provided further that in the case of a rule applicable only to family, it has not been discontinued by the family। अब इसे समझते हैं, कस्टम एंड यूसेज किसे माना जाएगा। ऐसे तो कोई भी आके कहता है कि हमारा ऐसा कस्टम है, हमारी ट्राइब में ऐसा यूसेज है ना, आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि आप शेड्यूल ट्राइब हो। किस डेफिनेशन में, आर्टिकल 342 के अंदर प्रेसिडेंट ने पब्लिक नोटिफिकेशन में आपकी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब माना हो, साथ ही आपका कस्टम और यूसेज जो हो वो यूनिफॉर्मली और कॉन्टीन्यूसली बड़े लंबे समय तक ऑब्जर्व किया हो, 6, 7, 8, 10 जनरेशन तक ऑब्जर्व किया गया हो,
कई सालों से, तो उसे कस्टम और यूसेज मान लिया जाएगा, चाहे वो एक लोकल एरिया में ही कस्टम को माना जा रहा हो, या एक लोकल ट्राइब में ही माना जा रहा हो, एक लोकल कम्युनिटी में ही माना जा रहा हो, एक ग्रुप में ही माना जा रहा हो, या एक फैमिली के अंदर भी अगर उसे माना जा रहा होगा। सिर्फ ऐसा कस्टम और यूसेज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं और बहुत अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल ट्राइब ये आके कहे कि हमारी शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐसा कस्टम है कि जो पिता की जो पहली शादी होगी वो बेटी से कराई जाएगी, तो जो पहली बेटी होगी जो बाप से पैदा होगी उसकी शादी अगर उसके बाप से कराई जाएगी, तो ऐसा कस्टम और यूसेज को की वैल्यू इन द आई ऑफ द लॉ, इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बहुत ही अनरीजनेबल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। और आगे हम सपिंदा रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि मतलब काफ़ी अनरीजनेबल भी है और एकदम पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से भी गलत है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ रूल अप्लीकेबल ओनली टू फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। अगर एक ही परिवार में वो कस्टम और यूसेज अप्लाई हो रहा है और कोई बीच की जनरेशन उस कस्टम और यूसेज को डिसकंटिन्यू कर देती है, तो हम ये मानेंगे कि ये कस्टम और यूसेज अब नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर अगर मान ले किसी शेड्यूल ट्राइब के अंदर ये माना जाए कि शादी तभी पूरी होगी जब वैष्णो देवी के दर्शन करके आए, ठीक है, और बीच की एक दो जनरेशन जो है ये कस्टम को मानने से मना कर देती है और वो अपना वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जाती, तो फिर जो अगली नेक्स्ट जनरेशन आएगी फिर उसके लिए वो कस्टम और यूसेज नहीं रह जाएगा, यानी कि वैष्णो देवी जाके ही उनकी शादी पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब the importance of the custom in relation to the applicability of the act has been acknowledged by the legislature by incorporating section 29 saving the validity of marriage solemnized prior to the commencement of the act which may otherwise be invalid after passing of the act। ठीक है, कस्टम और यूसेज की वैलिडिटी को ध्यान में रखते हुए जब 1955 में यह एक्ट आया तो इस एक्ट का सेक्शन 29 जो है उन सभी शादियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनवैलिड होने से जो शादियां अदरवाइज इनवैलिड मानी जाती हैं अंडर दिस एक्ट। ठीक है, 1955 में नियम बना, अब शादी तो 1955 से पहले हो गई थी किसी कस्टम और यूसेज के अंतर्गत, तो इस एक्ट के आने की वजह से क्या वो शादी अब शादी नहीं वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी? नहीं, सेक्शन 29 ऐसा कहता है, नहीं ऐसा नहीं माना जाएगा। सेक्शन जो इस एक्ट के आने से पहले जो ऐसी शादी जो कस्टम और यूसेज के हिसाब से की गई हैं उन्हें वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट एट द एंड क्या कहती है कि देयर इज़ नो मेरिट इन दिस अपील विच इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। मतलब ये जो यहाँ पर हम देखेंगे जो महिला हैं, ठीक है, अराउंड ट्राइब की हैं, सूरजमणि स्टीला कुजूर, ठीक है, वो कोई भी ऐसा कस्टमर यूसेज दिखा नहीं पाई कोर्ट को कि जो दुर्गाचरण हंसदा को जो कि संथल ट्राइब से बिलोंग करते हों पॉलीगैमी से रोकता हूँ। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब हमने क्या सीखा कि बाय डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब जो भी आर्टिकल 342 के अंदर पब्लिक नोटिफिकेशन से आती हैं उनके पे ऊपर हिंदू लॉ लागू नहीं होता, और सिख, जैन, बुद्धिस्ट पे ये नियम लागू होता है, और उन लोगों पर भी ये लागू होता है जो कि क्रिश्चियन, पारसी और जू और मुस्लिम बाय रिलीजन नहीं और भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं।